हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हमने लिगेंड्स की बात की थी और उसमें मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट देखा था, और लास्ट में मैंने NIDMG होल्टोइस का स्ट्रक्चर के बारे में आपसे डिस्कस किया था। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसके आगे उसके आगे आता है आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड। क्या आता है? पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड में क्या था? 2 लोन पेयर दे पा रहा था। मोनोडेंटेड में क्या था? सिंगल लोन पेयर दे पा रहा था। तो पॉलीडेंटेड में क्या होगा? 2 से ज़्यादा देगा। तो जब लिगेंड 2 से ज़्यादा जब अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दे पाता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं? जब 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, लोन पेयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये क्या हो सकते हैं आपका? ट्राइडेंटेड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? टेट्राडेंटेड। 4 दे दे, 5 दे दे, और 6 भी दे सकता है, उसके आगे भी दे सकता है। क्लियर हुआ क्या? पॉलीडेंटेड क्या होगा? जब लिगेंड 2 से ज़्यादा लोन पेयर दे सकता है मेटल को। एग्जाम्पल समझते हैं। डाई इन क्या होता है? डाई इथाइलिन ट्राईअमीन। टेंशन मत लेना, अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। ट्राईइन, तो डाइन क्या है? डाई इथाइलिन ट्राईअमीन। देखना, हमने क्या किया? इथाइलिन डाईअमीन का स्ट्रक्चर बनाया था। क्या था वो? CH2 NH2 और NH2। ये था अपना इथाइलिन डाईअमीन। तो हमने क्या करना है? इसको डबल कर देना है। तो यहाँ से आप हटा दो एक, और CH2 NH2 ऐड कर लो। बात समझ में आई? इसको देखते हैं, ट्राई इन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्राई इथाइलिन और टेट्राअमीन। क्लियर? डाई इथाइलिन ट्राईअमीन में हमने क्या किया? एक और एक्स्ट्रा अगर CH2 NH2 ग्रुप को ऐड कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? NH2 CH2 NH CH2 NH, एक और ऐड कर लो, CH2 NH2। कुछ भी टफ नहीं है। हमें सबसे पहले क्या करना था? एथिलीन डाईअमीन का पता करना था। CH2 NH2। क्लियर? अब हमें क्या करना है? डाई इन मतलब क्या होगा? 2 बार अपना एथिलीन डाईअमीन आएगा, तो 2 बार कर लिया, इसको बढ़ा लिया। क्लियर? एक और यूनिट ऐड कर लिया हमने CH2 NH2 का। क्लियर? इसके बाद क्या था? ट्राई इन। तो इसमें क्या करना था? डाई इन था तो एक और ऐड किया, ट्राई इन होगा तो एक और ऐड कर लेंगे। तो ऐसे अपना रिपीटेशन जाएगा। अब यहाँ देखो ज़रा, यहाँ पे देखो, आप समझो इसको कि यहाँ कहाँ से दे सकते हैं। यहाँ इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं? 3। तो ये जो लिगेंड है ये कहाँ से दे सकता है? यहाँ से दे सकता है, यहाँ से दे सकता है, यहाँ से दे सकता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्राइडेंटेड। समझ में आई? अब यहाँ देखो, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा? टेट्राडेंटेड। तो आई होप आपको पॉलीडेंटेड लिगेंड का मतलब समझ में आया होगा। उसमें कुछ भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा बस रखो आप। 2 से ज़्यादा 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको समझने हैं, इसको नोट डाउन करिए। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे हो गया आपका तीसरा एग्जाम्पल, NTA-3। तो इसमें क्या हो जाएगा? नाइट्राइलो
CH2 डबल बॉन्ड O नेगेटिव, नाइट्राइलो ट्राई एसीटेट आयन। इसके अलावा आपका हो जाएगा इम्डा, तो ये समझना, ये जो है यहाँ पे ये NTA है, ठीक, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं है। ये क्या है, इसको बोलते हैं हम नाइट्राइल ग्रुप। ये जो है ये है नाइट्राइल, तो ये क्या हो जाएगा नाइट्राइलो, और 3 हमने क्या किया एसीटेट आयन लगाया, तो ट्राई एसीटेट। चार्ज कितना है 1 2 एंड 3, तो -3। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये जो है इसको बोलते हैं अमाइन ग्रुप। अमाइन ग्रुप बोलते हैं। 2 एसीटेट हमने साइड में लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा अमाइनो डाई एसीटेट। तो जब इसको हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, अमाइनो लिख लो या अमाइडो लिख दो, डाई एसीटेट। तो इसी को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं इम्डा। क्लियर। अगला देखते हैं EDTA -4। ये बहुत इम्पोर्टेंट लिगेंड है और IIT सीधे सीधे इसका नाम पूछ चुकी है, तो इसके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो समझना आप EDTA के लिए इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट आयन। क्या बोला मैंने नाम, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट आयन। तो EDTA बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, मैंने बताया आपको। चलिए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। EDTA की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि IIT सीधे सीधे इसका एक नाम पूछ चुका है। बस केवल इसका क्या IPSC नेम चेंज क्या किया था, यहाँ पे M की जगह डबल M लगाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इथाइलिन CH2 CH2 NH2 NH2। ठीक है बच्चों। अब क्या है, डाइअमीन हो गया, इथाइलिन डाइअमीन हो गया, टेट्रा एसीटेट। ठीक है भाई, एसीटेट बनाने की तो आदत हमें पड़ी गई है। क्या करेंगे CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एक और H हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। फिर यहाँ से एक H हटाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एक और H हटा दिया, तो क्या हो गया आपका CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। फिर से समझो आप, इथाइलिन डाइअमीन, तो इथाइलिन डाइअमीन ये यूनिट और टेट्रा एसीटेट आयन, तो 4 एसीटेट हमने लगा दिया, तो ये है EDTA। -4 कैसे आया, 1 2 3 एंड 4 चार्ज हो गए। समझ में आ रही है बात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगेंड है जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। क्लियर। अब इसके बाद ज़रा देखो आप, EDTA में हमारे डोनर एटम कितने हो सकते हैं, डोनर कहाँ कहाँ से हो सकता है, 1 2 3 4 4 तो ये हो गए, और ये नाइट्रोजन भी तो अपना लोन पेयर दे सकता है, बोलो। तो टोटल कितना डोनेटिंग स्पीशीज हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो EDTA कौन सा है ये बताओ, हेक्साडेंटेड, बताओ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब बताओ पेंटाडेंटेड हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। कोई अपना लोन पेयर ना दे, बोलो पेंटाडेंटेड भी हो सकता है। टेट्राडेंटेड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये दोनों ना दे,
तो कई जगह पे EDTA को हम हेक्साडेंटेट ले सकते हैं, जहाँ पे आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डोनर एटम आ सकते हैं। क्या बोला मैंने? नाइट्रोजन ऑक्सीजन डोनर एटम आ सकते हैं। पेंटाडेंटेट भी ले सकते हैं, टेट्राडेंटेट भी ले सकते हैं। जब टेट्राडेंटेट लेते हैं तो हमने क्या किया, 4 ऑक्सीजन से यूज करवाया। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो सबसे पहले EDTA पे चार्ज कितना होता है? -4। EDTA में डोनर एटम्स कौन कौन हो सकते हैं? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। EDTA का फुल फॉर्म क्या है? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन। क्लियर? ये IIT में पूछा जा चुका है। क्लियर? ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। अब बात आती है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा? मेटल EDTA। देखो जरा, EDTA क्या है? हेक्साडेंटेट लिगेंड। मतलब क्या करेगा ये? अपने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को दे सकता है। स्ट्रक्चर देखो आप, क्लियर? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसने अपना लोन पेयर दे दिया EDTA ने मेटल के साथ। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अगर ये 6 बना दिया तो पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि टोटल नंबर ऑफ OMN लिंकेज। क्या बोला? ऑक्सीजन मेटल नाइट्रोजन लिंकेज। ऑक्सीजन मेटल नाइट्रोजन लिंकेज। ठीक है, ट्राई करो आप इसको। तो देखो, मान लो एक नाइट्रोजन मैंने लिया। क्लियर? एक नाइट्रोजन ले रहा हूँ मैं यहाँ भी, और ये दूसरा नाइट्रोजन। 1 ये मेटल, ये OA, ये एक 2 दिस 2 हुआ, फिर ये दिस 3 हुआ, ये और ये 4 हुआ। आपको नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझाता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 1 और 2 नाइट्रोजन को, इस ऑक्सीजन को लेता हूँ मैं 1, ऑक्सीजन को लेता हूँ 2, इसको ले रहा हूँ 3 और इसको ले रहा हूँ 4। तो लिखना शुरू करूँगा मैं OMN लिंकेज। इसको लिख सकते हैं क्या? 1 ये नाइट्रोजन का है, मेटल 1 ऑक्सीजन का लिंकेज। बोलो, 1 नाइट्रोजन का लिंकेज, मेटल का लिंकेज और 2 ऑक्सीजन लिंकेज। ठीक है, 1 नाइट्रोजन का लिंकेज, मेटल का लिंकेज और 3 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन मेटल एंड 4 ऑक्सीजन। पहला देखना, समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1 नाइट्रोजन 1 मेटल 1 ऑक्सीजन, ये और ये नाइट्रोजन मेटल ऑक्सीजन लिंकेज। दूसरा 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन मेटल एंड 2 ऑक्सीजन, ये 2 हो गया। फिर क्या है? 1 नाइट्रोजन मेटल और 3 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन मेटल एंड 3 ऑक्सीजन एंड 4। सिमिलरली इसका भाई हो जाएगा, जब 1 की जगह पे आप 2 लगा दो तो 2 नाइट्रोजन मेटल 1 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन
मेटल, 2 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, मेटल, 3 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, मेटल, 4 ऑक्सीजन। तो टोटल आपके पास कितने आ गए? OMN लिंकेज कितने आ गए आपके? टोटल 8। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछेगा, रिपीट होगा बार बार। तो ये कॉम्प्लेक्स समझने में आना चाहिए कि मेटल अगर ADTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो टोटल रिंग्स कितने होने चाहिए। ठीक है, रिंग्स कितने होंगे ज़रा देखो, 1 2 3 4 5। फिर से समझो, ये 1 रिंग, 2 रिंग, ठीक है, 3 रिंग, क्लियर, ये 4 रिंग और ये 5 रिंग। बताता हूँ आपको कैसे। रिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम। टोटल कितने रिंग होंगे ये देखना। चलो मेटल को मैंने यहाँ से लिया, टोटल नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक है, काउंट कर रहा हूँ मैं। 1, ये मतलब क्या हुआ कि मेटल 1, नाइट्रोजन 1, मेटल, 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन एंड 1 मेटल। देखो आप 1 मेटल, ऐसे आपके सुविधा के लिए मैंने ये सारी चीज़ें की हैं। 1 मेटल, 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन एंड फिर 1 मेटल। तो ये आपका रिंग बन गया पहला। दूसरा देखो आप फिर से, 1 मेटल, 1 मेटल, 1 नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन और फिर 1 मेटल। क्लियर? ध्यान से समझना। अब इसी को यहाँ से ना ले जाके मैंने नीचे से ले गए तो क्या हो जाएगा आपका? 1 मेटल, 1 नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन एंड 1 मेटल। बोलो, अब नीचे से चलते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 मेटल, 2 नाइट्रोजन, यहाँ देखो 4 ऑक्सीजन एंड 1 मेटल। रिंग बन रही है। 1 मेटल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये रिंग बन रही है। फिर ये देखो 1 2, ये लास्ट वाला, तो 1 मेटल, 2 नाइट्रोजन, ये इसके साथ बॉन्डेड है, यहाँ पे आ रहा है 3 ऑक्सीजन एंड 1 मेटल। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है। तो टोटल रिंग कितने हो जाएंगे आपके? 5। और मेंबर देखो कितने हैं एक रिंग में? 1 2 3 4 5। क्लियर? 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5। तो टोटल रिंग बनेंगे 5 और 5 क्या होंगे? 5 मेंबर्ड रिंग बनेंगे। समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं एक और। इसको नोट डाउन कर लो पहले आप, ताकि मैं मिटाऊं थोड़ा सा। अब बात आती है OMO लिंकेज की। OMO लिंकेज की तो देखिए ज़रा कहाँ से कहाँ से। इसको माना 1, तो 1 मेटल एंड ये 2, 1 ऑक्सीजन, मेटल एंड 2 ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा आपका? 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। एक ये देखिए, फिर से ये लेते हैं, 1 ऑक्सीजन ले लेते हैं, मेटल 1 ले लेते हैं, और क्या हो सकता है आपका? ये और ये 3 ऑक्सीजन। फिर
1 मेटल 1 ऑक्सीजन 1 मेटल एंड 4 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन 1 मेटल एंड 4 ऑक्सीजन। अब जब हमने क्या किया, ध्यान से समझो आप, यहाँ पे हमने क्या किया, ये इसके साथ लिया 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन और 2 3 4 ले लिया। तो क्या लिया हमने, 1 के साथ लिया 2 3 एंड 4। अब सोचो इसका जस्ट अपोजिट वाला क्या होगा, ये हो सकता है 4 के साथ ले लें 4 मेटल 3, उल्टा सोचो तो क्या हो जाएगा आपका 4 ऑक्सीजन मेटल एंड ऑक्सीजन। क्लियर, ये रिंग 4 मेटल एंड 3, वैसे ही 4 मेटल और 2, वैसे ही देखो 4 मेटल एंड 1, ये भी तो होगा, देखो आप 1 मेटल 4 1 मेटल, ये लिंकेज था, ये 1 3 था और ये 1 2 था, तो उल्टा भी हो जाएगा भाई, बोलो। तो ये टोटल आपके आ गया क्या 6 OMO लिंकेज। तो हमने क्या देखा, EDTA कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके स्ट्रक्चर्स OMO NMO लिंकेज की बात की थी। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए, NMO लिंकेज नाइट्रोजन मेटल एंड ऑक्सीजन लिंकेज कितने आए थे, ऑक्सीजन मेटल ऑक्सीजन लिंकेज कितने आए थे, टोटल रिंग कितनी आई थी, तो टोटल रिंग हमारे पास कितनी थी 5, और क्या था 5 मेंबर्ड रिंग। बोलो भाई, क्वेश्चन बनता है, ये कितने थे OMO लिंकेज 6, ये कितने थे 8। अब देखना ज़रा, ये तो हमारा हो गया कि EDTA बनता कैसे, स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब EDTA का यूज कैसे करते हैं, तो लेड जो होता है एक जहर की तरह काम करता है। तो जब भी कोई लेड पी लेता है तो हम क्या करते हैं, उसमें कैल्शियम EDTA का कॉम्प्लेक्स उसको सिरिंज के थ्रू देते हैं। समझो क्या बोला मैंने, कि जब भी कोई लेड पी लेता है तो हमने क्या किया, उसमें कैल्शियम EDTA का कॉम्प्लेक्स का एक सिरिंज इंजेक्शन उसके बॉडी में लगा दिया, तो रिएक्शन होगी, तो लेड क्या करेगा, EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा और कैल्शियम छोड़ देगा। ठीक है, अब ये जो रहता है ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर। तो ये सॉल्युबल होगा तो यूरिन के थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो हमारा जो ये जहर था, जहर से हम बच सकते हैं। अब ये तो क्लियर है, समझ में आ गया ये EDTA का यूज है। तो एक बच्चा बोला चलो ठीक है सर, ये तो सही है, आप सही बोलता रहे हो, लेकिन हम ये भी तो कर सकते हैं कि EDTA मतलब लेड पी लें और इसके बाद ये सिरिंज लगवा लें, बार बार रिपीट होनी चाहिए। तो इससे बोला कि भाई इसमें फ़ायदा क्या है, समझ में आया क्या क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि एक बच्चा आया और उस बच्चे ने ये कहा कि सर ठीक तो है, हम जहर पीते हैं उसके बाद से कैल्शियम EDTA का इंजेक्शन लगवा लेंगे। तो बोला भाई इसमें क्या फ़ायदा होगा, अरे सर फ़ायदा कैसे नहीं है, क्या होगा, यहाँ हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी। समझ में आ रहा है क्या, कैसे, अरे सर हम यहाँ से जहर पी रहे हैं, कैल्शियम EDTA का इंजेक्शन लगवा रहे हैं और यहाँ से हमें कैल्शियम फ्री में मिल जा रहा है और कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो बात तो सही बोला, तो बोलो ये सही तरीका है। तो भाई अगर मान लो गलती से तुमने ये जहर पी लिया और सही टाइम पे तुम हॉस्पिटल नहीं पहुँचे तो हो गई तुम्हारी हड्डियाँ मजबूत। ठीक, अभी तुमको कैल्शियम अगर लेना ही है तो डायरेक्ट पियो ना, कैल्शियम की गोली खाओ, ये जहर पीने की क्या ज़रूरत थी। समझ में आया क्या, बच्चों के डाउट्स होते हैं भाई, ऐसे ही डाउट्स होते हैं उनके, एक से एक खतरनाक डाउट्स होते हैं। अब ज़रा देखो आप, ये तो हो गया। आपने लेटेस्ट एक न्यूज़ सुना होगा कि मैगी बैन हुई थी। मैगी इसलिए बैन हुई थी क्योंकि उसमें लेड का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, और लेड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो शरीर के लिए नुकसानदायक होगा। फिर बाद में उन्होंने कंसंट्रेशन थोड़ा कम किया तो दोबारा से हमने मैगी खाना शुरू कर दिया और मैगी को अप्रूवल भी मिल गया, राइट। इसके अलावा
EDTA का यूज हम करते हैं कैल्शियम +2 या मैग्नीशियम +2 आयन के एस्टिमेशन के लिए, ठीक है। और उस टाइम पे हम जो pH रखते हैं, हाई pH रखते हैं 9 से 10 के बीच में। तो ये क्या करेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन EDTA उसमें डाला तो वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो टेस्टिंग हो जाती है। कोई रिएजेंट देख के हम टेस्टिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये pH 9 से 10 के बीच में क्यों रखा? अगर मान लो हमने 9 से 10 के बीच में नहीं रखा, उससे कम रखा, अगर मान लो 3 और 4 रहा तो H+ देगा। बोलो, pH 3 से 4 एसिड है, तो हमारे पास EDTA था क्या, NCH2 CH2 N CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। pH कम लिया मतलब क्या हुआ, एसिडिक है, तो क्या करेगा ये H+ लेगा, H+ ले लेगा। तो हमने क्या किया था, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, अगर लो pH लोगे तो H+ एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, ये एसिड बना लेगा, ठीक। क्या है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, समझ में आया। तो इसलिए हम pH क्या करते हैं, 9 से 10 के बीच में लेते हैं जब कैल्शियम मैग्नीशियम का एस्टिमेशन करते हैं। इसको नोट डाउन करिए। तो अभी तक हमने क्या देखा, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट। अब हम बात करते हैं फ्लैक्सीडेंटेट की। फ्लैक्सीडेंटेट नाम से सजेस्ट हो रहा है, डेंटिसिटी क्या होगी इसकी, फ्लैक्सिबल होगी, फ्लैक्सिबल डेंटिसिटी। रंग बदलता रहता है अपना, डेंटिसिटी बदलती रहती है। इसमें आ जाएगा आपका सल्फेट, सल्फाइड, एसीटेट, कार्बोनिल। जनरली इसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन लिखवा ले रहा हूँ ताकि आप याद रखो। अब ज़रा देखो, एक कॉम्प्लेक्स लेता हूँ मैं, मैंने बताया था कोबाल्ट +3 क्या होता है आपका, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। मैंने आपको बताया था कोबाल्ट +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। कोबाल्ट +3 पे है, ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए 6। बनाते हैं, अब यहाँ पे गड़बड़ हो गया, सल्फेट, तो सल्फेट यहाँ पे एक बॉन्ड बनाता है, अब यहाँ देखो आप, यहाँ पे देखो क्या बोला मैंने कि फ्लेक्सीडेंटेट जो होता है उसकी फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी होती है, यानी कि वो एक से ज़्यादा डेंटिसिटी शो कर सकता है। जैसे यहाँ पे सल्फेट की बात करूँ तो सल्फेट यहाँ पे देखो कितना डेंटिसिटी शो कर रहा है, 1, एक बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो सल्फेट है वो अपनी डेंटिसिटी बदल रहा है। क्यों? क्योंकि हमें कोबाल्ट +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रखना है, ठीक है। तो ऐसे जो लिगेंड्स होते हैं जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज करते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि EDTA फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है कि नहीं, तो आप क्या बोलोगे, बताओ। EDTA -4, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये 4 भी दे सकता है,
6 भी दे सकता है। तो इसकी डेंसिटी बदल रही है, तो इडिट ये क्या होगा आपका, फ्लेक्सीडेंटेड होगा। समझ में आ रही है क्या बात, क्लियर हो गया। अब जरा देखना, मैं एक कॉम्प्लेक्स लेता हूँ CONH3 होल 4 CO2 एंड इस पर ले लिया +3। अब मैं ये पूछता हूँ कि जो ये CO2 है यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स में। क्वेश्चन समझ में आया क्या, स्ट्रक्चर ऑफ CO2 इन कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन दे दिया, पहला लीनियर, दूसरा दे दिया बेंट, तीसरा दे दिया नन, तीसरा दे दिया बोथ, चौथा दे दिया नन। वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सोचो क्या हो सकता है लॉजिक। तो वैसे अगर हम बात करें तो CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, sp लीनियर। यहाँ पे बना के देखो, कोबाल्ट +3 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बताओ, अरे बोलो, कोबाल्ट +3 कोऑर्डिनेशन नंबर। शुरू से ही मैं वर्नर से ही शुरू किया हूँ, कोबाल्ट +3 का बात कर रहा हूँ बार बार। तो कोबाल्ट +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा आपका 6। तो 6 देने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, पहले हमने 4 बना लिया, इसको बेंड होना पड़ता है यहाँ पे ताकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर अपना 6 शो करे। अदरवाइज अगर मान लो ये लीनियर हुआ, SP रहा लीनियर हुआ, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा, बोलो, ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे CO2 का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा बेंट स्ट्रक्चर, है ना मज़ेदार। अभी तक पढ़ के आ रहे थे CO2 जो होता है वो लीनियर होता है, हर जगह यूज भी करते हैं। तो यही है केमिस्ट्री, थोड़ा डीप में पढ़ोगे, मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि चीज़ें बहुत सारी हैं, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ होगा, लेकिन अगर पढ़ लोगे तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी आपको। तो डेप्थ ज़रूरी है, इनऑर्गेनिक अगर जानना है, इनऑर्गेनिक में कुछ रटना नहीं है, अगर लॉजिक समझना है तो डेप्थ जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे ये बेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है कोबाल्ट का 6 कंप्लीट कराना है, और ये कंप्लीट तभी पॉसिबल होगा जब ये CO बेंट होके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर मान लो ये स्ट्रेट हो गया तो ये बॉन्ड बनाएगा इस सेंट्रल मेटल के साथ। चलो मान लो ये सेंट्रल मेटल है, ठीक है, इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा तभी ना, जब यहाँ पे ये थोड़ा बेंट होगा। अगर स्ट्रेट होगा तो बॉन्ड बना पाएगा नहीं ना, तो थोड़ा सा बेंट होना पड़ेगा इसको ताकि ये स्ट्रक्चर अपना बना पाए। और होगा क्या, ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ही तो होती है, ये शुरू से बता रहा हूँ आपको। कोबाल्ट +3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। लिखो इसको। इसके बाद बात आती है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स की। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स में क्या होता है कि मोर देन 1 डोनर साइट प्रेजेंट रहता है, मोर देन 1 डोनर साइट प्रेजेंट रहता है, लेकिन देने के समय केवल एक ही जगह से दे सकता है। मतलब क्या बोला आपका कि मोर देन 1 donor site is present, but at the time of giving it gives electron pair from only one साइड। जरा समझना, यहाँ मैंने लिया CN नेगेटिव, तो ये इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, बोलो, तो ये इससे भी दे सकता है, इससे भी दे सकता है, क्लियर। तो इससे जब देगा तो इसको बोलते हैं साइनिडो, और C कार्बन से दे रहा है, या बोल सकते हैं साइनो C, तो हम आइसोसाइनो, या फिर क्या बोल सकते हैं साइनिडो N या साइनो N।
इसके अलावा देखते हैं और NCS और NCS में देखो आप, अगर नाइट्रोजन से देगा तो NCS का क्या मतलब हुआ आपका, थायो साइनेट। अगर नाइट्रोजन से देगा तो आइसो लगा लेंगे, ठीक है, आइसोथायोसाइनेटो। और अगर सल्फर से देगा तो थायो साइनेटो एस। इसको क्या लिख सकते हैं, थायो साइनेटो एन। क्लियर। और एग्जांपल देखते हैं इसका भाई NCO। तो अगर ये लोन पेयर यहाँ से देगा तो बोलेंगे साइनेटो, इसको बोलेंगे साइनेटो O। और अगर नाइट्रोजन से देगा तो इसको बोलेंगे साइनेटो N, या फिर क्या बोल सकते हैं, आइसोसाइनेटो। ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं NO2 माइनस, तो ये क्या है, नाइट्राइटो, नाइट्राइट है। ये मैं बताऊंगा लास्ट में ओ क्यों यूज कर रहे हैं, ये बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। तो नाइट्राइट है, तो अगर NO2 माइनस अगर नाइट्रोजन से देगा तो क्या हो जाएगा, नाइट्राइट, नाइट्राइटो N। और अगर मान लो आपका ऑक्सीजन से देता है तो ये हो जाएगा नाइट्राइटो O। क्लियर। एक और देखिए, ये क्या था आपका, बताओ, ऑक्जिलेट था, 2 ऑक्सीजन हटा दो और 2 सल्फर ऐड कर लो, तो क्या आ गया आपका C डबल बॉन्ड O S निगेटिव, डबल बॉन्ड O S निगेटिव। तो ये था ऑक्जिलेटो, राइट। ऑक्सीजन को रिप्लेस किया है सल्फर से, तो क्या हो जाएगा, थायो, और 2 है तो 2 डाई थायो ऑक्जिलेट, बोलो, ये हो जाएगा ऑक्जिलेट। अगर सल्फर से दे रहा है तो S, और अगर मान लो रेजोनेंस कर लिया ये तो क्या बनाएगा, CO निगेटिव, CO निगेटिव, डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड S। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डाई थायो ऑक्जिलेट और O। ठीक है। यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे सल्फर से दे रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन से दे रहा है, लेकिन डेंटिसिटी नहीं बदल रही है, 2 यहाँ से भी दे रहा है, 2 यहाँ से भी दे रहा है, बाइडेंटेड अभी भी है, बट जो डोनर एटम है वो बदल जाते हैं। तो ऐसे जो हमारे लिगेंड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक बार दोबारा से हम रिपीट करते हैं सारे के सारे लिगेंड्स के बारे में। मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले मोनोडेंटेड लिगेंड्स जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं। उसके बाद बात आती है बाइडेंटेड लिगेंड्स की जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। उसके बाद बात आती है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स की जो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, जिसमें EDTA का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हमने बताया था और उसके डिटेल में स्टडी की थी EDTA को। ठीक है, आप उसके नाम जरूर याद रखना, उसके स्ट्रक्चर को जरूर याद रखना, तरीके बता दिया हूँ मैं आपको क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, उसके बाद हमने बात किया था फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड्स की। तो फ्लैक्सीडेंटेड जिसमें डेंटिसिटी फ्लेक्सिबल होती है। डेंटिसिटी का क्या मतलब होता है, कितने लोन पेयर दे सकता है, सिंपल शब्दों में। फिर लास्ट में बोला हमने एम्बीडेंटेड, तो उसमें क्या था कि आपका डेंटिसिटी तो सेम है बट डोनर एटम बदल जा रहा है, अलग अलग डोनर एटम हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइडेंटेड एम्बीडेंटेड लिगेंड। पहला ऑप्शन Cn नेगेटिव, दूसरा ऑप्शन
Nc नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन C2H2O2 O2 2 नेगेटिव, चौथा ऑल। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, नोट डाउन करिए इसको। तो सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में क्या देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, वो सारी चीज़ें आपने देख लिया। उसके बाद हमने बोला डेंटिसिटी के बेसिस पे, तो डेंटिसिटी का भी बहुत सारे एग्जांपल आपने देख लिया, मोनोडेंटेड, बाईडेंटेड, पॉलीडेंटेड, फ्लेक्सीडेंटेड, एम्बीडेंटेड। अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, जेई का एक तरह से फेवरेट टॉपिक है, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर और एक्सेप्टेंस। लिगेंड दे भी रहे और ले भी रहे, समझना आपने इस चीज़ को। क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग। तो इसमें मैंने दो पार्ट बताया था आपको, पहला था क्लासिकल, दूसरा था नॉन क्लासिकल। बोलो, ठीक है। तो क्लासिकल में क्या था आपका, जो पुराने वाले हैं, जो शुरू में मालूम हुआ था हमें, जो केवल देते हैं, जैसे मान लीजिए OH नेगेटिव, H नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये सारे इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। नॉन क्लासिकल में लेटेस्ट आए हैं, दो पार्ट में बांटा था मैंने, इसको वैसे बता दिया हूँ आपको, मेटल लिगेंड, मेटल एंड लिगेंड। तो लिगेंड क्या करेगा, मेटल को सिग्मा देगा और मेटल से पाई एक्सेप्ट करेगा, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, या फिर क्या करेगा, पाई देगा और पाई एक्सेप्ट करेगा, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। क्लियर? तो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर के एग्जांपल्स हैं, जैसे CO हो गया, Cn नेगेटिव हो गया, ठीक, PH3 हो गया, PME3 हो गया, ASH3 हो गया, PF3 हो गया। इसके बारे में बात करेंगे, टेंशन मत लो। इसके में आ गया C2H2 हो गया, C2H4 हो गया, ठीक। ये सब नोट डाउन करिए आप, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल। नॉन क्लासिकल को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं। नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, इनको पाई एसिड लिगेंड्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बता रहा हूँ आपको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबका अटेंशन एकदम क्लियर कट होना चाहिए, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। देखो, एक मेटल मैंने लिया, अब मेटल के मैंने d ऑर्बिटल्स बनाए, क्लियर। अब मैंने यहाँ पे लिया CO, और CO के मैंने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाए। मेटल के पास टोटल d ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5, ठीक है। एक और बना लिया। अब ये वो d ऑर्बिटल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पहले से है, और ये है वैकेंट d ऑर्बिटल। ये CO के जो हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, और CO में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो कहाँ रहता है? उसके नॉन बॉन्डिंग में रहता है। ये CO का क्या है? ये वाला, ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो क्या होता है इसमें कि मेटल जो है उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, CO के नॉन बॉन्डिंग में क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को इसमें देता है, इसके वैकेंट d ऑर्बिटल में देता है। तो ये बनाता है सिग्मा बॉन्ड। मेटल बोला ठीक है भाई, अच्छी बात है, तुम हमें दे रहे हो, मेरे पास भी कुछ एक्स्ट्रा है, तुम भी ले लो। तो ये क्या करता है,
कि ये अपने जो फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल, उनसे CO के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देता है पाई बॉन्ड के थ्रू। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला था आपको कि यहाँ से नॉन क्लासिकल लिगेंड्स क्या होते हैं कि ये देते भी हैं और लेते भी हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ये समझना, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और इधर से पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो रहा है। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है तो इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग। है क्या ये बैक बॉन्डिंग ही है? तो सिनर्जिक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग। ये बन क्या रहा है? MCO। क्लियर? तो मेटल इसको, कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और मेटल भी इसको दे रहा है, तो ये जो बनता है आपका बैक बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग। बात समझ में आई क्या? अब जरा समझना आप कि इसने इसको दिया, क्लियर? ठीक है, बिल्कुल सही है, दे दिया, और इसने इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दिया है। तो जब भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आप बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ कमज़ोर होगी या ज़्यादा? बोलो, एंटी बॉन्डिंग में सोचो, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी। तो एक रूल है जितने सिनर्जिक बॉन्डिंग वाले क्वेश्चंस करने का। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसको पाई बॉन्ड बनाएगा और ये एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, तो क्या हो रहा है? बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा और बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसकी बात हो रही है? क्लियर? बोलो, समझ में आया? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो पाई बॉन्ड बना रहा है ना भाई, ये तो पाई बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो मैंने जो बताया वो इसके लिए नहीं बताया, मैंने इसके लिए बताया कि ये CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो CO बॉन्ड लेंथ होगी इसके बारे में बात हो रही थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। अब ध्यान से समझो कि यहाँ पे बन क्या रहा है, इन दोनों के बीच में सिग्मा पाई का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पाई बॉन्ड जब बनेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा और बॉन्ड लेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी भी बढ़ रही है सिंगल बॉन्ड के साथ साथ। तो ये आप याद रखना, सबसे बेस्ट तरीका याद रखने का कि मेटल जो होता है वो CO के एंटी बॉन्डिंग में अपना इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसकी वजह से जो CO बॉन्ड लेंथ होगी, CO बॉन्ड लेंथ वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। फिर से बोलो मेरे साथ कि जब मेटल इलेक्ट्रॉन देता है CO के एंटी बॉन्डिंग में तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाता है, और जस्ट इसका उल्टा मेटल C बॉन्ड में होता है। बात समझ में आ रही है? बात आ रही है? बात समझ में आ रही है? पूरी बात आ रही है? तो जब भी मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जब भी ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जैसे FeCO5 NiCO4, याद आ रहा है? मॉन्स प्रोसेस में यूज किया था हमने इसको। इसको नोट डाउन करो और देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है कि CO बॉन्ड लेंथ इन आइसोलेटेड कंडीशन इज 1.28 एंगस्ट्रॉम। अगर ऐसा पढ़ा हो तो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.28 एंगस्ट्रॉम होता है। लेकिन व्हाट CO बॉन्ड लेंथ इज ऑब्जर्व्ड इन FeCO5 कॉम्प्लेक्स। अब तो कॉम्प्लेक्स बना लिया, और कॉम्प्लेक्स ध्यान से देखो क्या है? FeCO5 मेटल और कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स है, मेटल और कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। तो आप बताओ क्या होना चाहिए? तो जब भी मेटल के साथ बनाएगा तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये दोनों सही हो सकते हैं। अब ये तो गड़बड़ हो गया,
कौन सा सही होना चाहिए, तो ये इसका आंसर आता है। एक्सपेरिमेंटल डेटा है जिसमें देखा गया कि जब सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है तो लगभग इसके आसपास का ऑर्डर आता है, ठीक है। 1.50 के आसपास का जो बॉन्ड लेंथ में इंक्रीमेंट आता है वो इतना आता है। और ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था आपका जेई 2006 में। क्लियर, तो ये इसको याद रखो आप, ये आपके काम की चीज़ है। अब एक की पॉइंट लिखो सिनर्जिक बॉन्डिंग के सारे क्वेश्चंस करने के लिए। मेटल सी और ओ, जितना ज़्यादा मेटल इलेक्ट्रॉन देगा उतनी ज़्यादा पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी, राइट। तो ये उतना क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन किस में दे रहा है, एंटी बॉन्डिंग में। इलेक्ट्रॉन किस में दे रहा है, एंटी बॉन्डिंग में। इलेक्ट्रॉन किस में दे रहा है, एंटी बॉन्डिंग में। तो जब एंटी बॉन्डिंग में देगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बढ़ेगा, बोलो, या घटेगा, एंटी बॉन्डिंग। याद आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, घटेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो मेटल की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है, मेटल की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, राइट। दूसरा, जितना ज़्यादा आपका लिगेंड एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा उस पे चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग किस पर डिपेंड कर रहा है, सिनर्जिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड कर रहा है, पहला क्या था आपका, मेटल डोनेटिंग टेंडेंसी और किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और दूसरा क्या है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। देखो इसको क्वेश्चंस करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, हाईएस्ट CO बॉन्ड लेंथ इन। तो CO बॉन्ड लेंथ बताओ क्या होगा, कौन सा आंसर होगा इसमें। तो अभी जस्ट इसके पहले मैंने आपको की पॉइंट लिखवाया था बक्से के अंदर, क्या था उसमें कि जितना ज़्यादा मेटल इलेक्ट्रॉन दे पाएगा उतना बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा CO का, उतना बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। तीनों न्यूट्रल हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जे मेन का क्वेश्चन बन सकता है ये। क्लियर, इसको नोट डाउन करो। ये JEE 2007 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक। अब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का सेम ही ट्रेंड आता है। सेम ट्रेंड आता है। अब देखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, CO तीनों में सेम है, वेनेडियम -1 मतलब 23 + 1 24, क्रोमियम 24, मैंगनीज में एक इलेक्ट्रॉन हट गया है तो 24। तो ये क्या हो जाएगा, A = B = C। अब CO लेंथ की बात करता है, तो CO लेंथ की बात करें तो CO का लेंथ क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर लेंथ उतनी कम। तो बॉन्ड ऑर्डर किस में सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज, किस में सबसे कम होगा, जिसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होंगे। तो इसमें सबसे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम होगा। और बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा। तो A का सबसे ज़्यादा, फिर B, फिर C। बॉन्ड ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाएगा, C, B एंड A, राइट। तो यहाँ से आपका क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज लोअर। ये क्वेश्चन आपका ये आंसर आ जाएगा, लोअर सबसे पूछा है तो ये आंसर आ जाएगा। फिर क्या होगा, पाई कैरेक्टर इन CO बॉन्ड। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर, पाई कैरेक्टर उतना ज़्यादा। बोलो, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा आपने, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ज़्यादा लंबा होता है, पाई बॉन्ड होता है छोटा होता है। तो पाई कैरेक्टर CO बॉन्ड,
तो ये बॉन्ड ऑर्डर से देख सकते हैं, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा पाई कैरेक्टर बोल सकते हो आप। तो पाई कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कितना किस में हो जाएगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो सेम यही रिपीट हो जाएगा, सी बी ए, ये भी सी बी ए, ये भी क्या हो जाएगा, सी बी ए, लेमडा उल्टा हो जाएगा, यहाँ से देख लो आप। तो ए बी एंड सी, नोट डाउन करिए इसको। अब ये क्वेश्चन समझते हैं हम। यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ NiCO में और NiCO का होल थ्राइस और PF3 में। क्लियर। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो मैंने आपको बोला था कि मेटल की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी और दूसरा क्या था, लिगेंड की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, दोनों चीज़ मैटर करता है। अब जरा इसमें देखो आप, ये क्या है, निकल, और ये है आपका C ट्रिपल बॉन्ड O, और इधर क्या है अपना PF3। अब PF3 के पास भी क्या है, PF3 अगर मान लो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो कहाँ लेगा, इसके पास तो एंटी बॉन्डिंग है नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल में। सेकेंड पीरियड वाले जो रहते हैं CO CN, ये क्या करते हैं, अपने एंटी बॉन्डिंग में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। थर्ड पीरियड वाले क्या करते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका PF3 आ गया, PME3 आ गया, PH3 आ गया, PASH3 आ गया। तो ये सारे अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में करते हैं। तो अब यहाँ पे देखना जरा, निकल मेटल है, ये इधर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इधर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यहाँ पे क्या आ रहा है अपना -I इफेक्ट आ रहा है। अगर ये -I इफेक्ट आएगा तो ओवरऑल इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा एक। अगर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो निकल इधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। क्या बोला था मैंने, लिगेंड की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी और मेटल की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, दोनों देखते हैं हम सिनर्जिक बॉन्डिंग में। तो ये इसको ज़्यादा देगा, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेशन, बोलो भाई। अब जब इधर ज़्यादा देगा तो इधर कम देगा, इधर कम देगा तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, एज इट इज रह जाएगा, या जो कम होना चाहिए था उतना नहीं होगा। तो ओवरऑल अगर इन दोनों में कम कंपेयर करें तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इधर मोर डोनेट करेगा, इधर क्या करेगा, लेस डोनेट। सो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज ही रहेगा जितना कम होना चाहिए, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बोलो बात समझ में आई, इसको नोट डाउन करो। अब बताओ आप क्या होगा, NiCO4 NiCO का होल थ्राइस PME3 आ गया। तो PME3 क्या करेगा, +I शो करेगा। तो +I शो करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे लेगा नहीं, कहेगा भैया मेरे पास पहले से है। तो ये निकल क्या करेगा, इधर वाले CO को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा। बोलो, इधर ज़्यादा देगा एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये। बात समझ में आ रही है क्या, इसको नोट डाउन करो। यहाँ पे क्या था, +I इफेक्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा। देखो इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ NiCO4 CO4 नेगेटिव FeCO4 2 नेगेटिव। करो इसको,
तो यहाँ पे ध्यान देना, अभी तक हमने CO बॉन्ड लेंथ की बात की थी, अब यहाँ मेटल और कार्बन की बात कर रहे हैं। तो फिर से वही की पॉइंट, ये जितना ज़्यादा यहाँ पे देगा उतना इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। लेकिन मेटल और कार्बन की बात की गई है अभी इस बार, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा क्योंकि पाई कैरेक्टर बढ़ रहा है इस बॉन्ड में, और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या था, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। इससे आप देख लो, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज देगा ये उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा। तो सबसे कम ये हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। लिखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ जिस सॉल्ट। फंस गए ना। जब तक जिस सॉल्ट मालूम नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो यही बोल रहा हूँ कि जितना पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। वह सब चीज़ आपके सिलेबस में है, आपको कुछ भी नहीं पता है, हम लोगों को कई साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं फैक्टर आपके और हमारे बीच में गैप डालता है। तो जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आँख मूंद के पढ़ लो, एकदम अच्छे से पढ़ो। कॉन्सेप्ट अगर उसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछो, बिल्कुल पूछो, शौक से पूछो, ठीक है। और लास्ट तक हमारा भी वही टारगेट है, आपका भी वही टारगेट है कि आपका जेईई में हो जाए सिलेक्शन। तो आपका काम क्या करना है, आँख मूंद के भरोसा करना है। पहली बात तो ये है टीचर पे, ताकि जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाए उसमें अगर कॉन्सेप्चुअली कोई गड़बड़ हो रहा है। दूसरा, सीट टाइम पे सॉल्व करना है क्योंकि सीट में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो हम क्लास में कवर नहीं कर पाएंगे। और तीसरी बात कि डाउट्स पूछना है, जितने ज़्यादा डाउट्स हैं वो क्लियर करना है। क्लियर? तो जिस सॉल्ट का मैं फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ, KPtCl3 C2H4। ये सॉल्ट बनता कैसे है, ये तो काउंटर आयन है, हटा दो तो एक क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। प्लेटिनम पे चार्ज क्या आएगा, +2। ये C डबल बॉन्ड C रहता है और हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन रहते हैं।